इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HTET यानी हरियाणा टेट लेवल 3 PGT एग्जाम जो 2016 में हुआ था। कॉमर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कमीशन रिसीव्ड इज। 91 से स्टार्ट हैं, 90 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल रहते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं हिंदी में भी इनको बोलता चलूंगा। कमीशन रिसीव्ड इज यानी कि जो कमीशन प्राप्त हुआ वो होता है क्या। तो ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड या कमीशन पेड दोनों ही नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कमीशन रिसीव्ड यानी कि जो कमीशन हमें मिला हमारी इनकम है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर बजट इज। मास्टर बजट क्या होता है? तो मास्टर बजट कहते हैं ये मुख्य बजट होता है। किसी संस्था के बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो संस्था सारे डिपार्टमेंट से, आप ऑप्शंस अपने हिसाब से पढ़ते रहें पॉज करके, जिनको पढ़ना है मैं केवल सही जो ऑप्शन है उसको एनालाइज करता रहूंगा। एक संस्था के बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, संस्था उन सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग उनके बजट्स मांग लेती है और इन सारे बजट को मिला करके एक फाइनल बजट बनता है जो संस्था का मुख्य बजट होता है। तो जो मास्टर बजट होता है उसको इस कारण से हम समरी बजट भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक समरी के तौर पर हमारे पास रहता है, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट उन सबकी समरी बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज इनमें से कौन सी नहीं है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है, मतलब एक उत्पादन जीवन चक्र की अवस्था कौन सी नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन में। एक उत्पादन के जीवन चक्र की व्यवस्था, जैसे लोगों का जीवन होता है कि बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ापा आता है, ठीक वैसे एक प्रोडक्ट की भी स्टेज होती हैं। एक प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट की सबसे पहली स्टेज होती है जब वो मार्केट में आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। जब वो इंट्रोड्यूस होता है धीरे धीरे उसके बारे में लोगों को पता चलने लगता है, तो उसकी सेल बढ़ने लगती है और वो ग्रो कर रहा होता है। एक समय ऐसा आता है ग्रो करते करते वो मार्केट में काफी पॉपुलर हो जाता है, लेकिन अब उसके जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आने लगते हैं, तो उस समय इसकी जो स्टेज होती है वो मैच्योरिटी की आ जाती है। इसके बाद अगर इस प्रोडक्ट में कंपनी ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, संस्था ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, या इस प्रोडक्ट की जगह दूसरा लॉन्च नहीं किया, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि अब इसकी सेल कम होने लग जाएगी और उसको हम डिक्लाइन कहते हैं। तो जो 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है उसकी आपको पहचान करनी थी। तो मार्केट सेगमेंटेशन ये स्टेज नहीं है, इसलिए यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर्स जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें पूछा गया है कि प्रमोशन मिक्स के कई सारे एलिमेंट रहते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है कि हम, प्रमोशन का मतलब होता है हम अपने सेल बढ़ाने के लिए जो भी कोशिश करते हैं उसको प्रमोशन कहते हैं, संवर्धन। हम अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट करते हैं उनको हम प्रमोशन बोलते हैं, और उस एफर्ट में हम जिन भी चीजों का जितना भी इस्तेमाल करते हैं, जिन डिसीजंस का, जिन टेक्निक्स का, वो सब मिलकर के प्रमोशन मिक्स कहलाते हैं। पूछा यह है कि जो होलसेलर होते हैं वो जनरली कौन सा टूल अप्लाई करते हैं अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, हालांकि ये सारे ही ऑप्शन अपना सकते हैं, लेकिन जब हम इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी लोग नहीं अपनाते हैं, जैसे जिसको रिटेलर नहीं अपनाते हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं अपनाते हैं ज्यादातर। तो ऐसा जो ऑप्शन स्पेसिफिक है होलसेलर से जुड़ा हुआ, इनमें से वो है ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन क्या होता है? एक होलसेलर अपने रिटेलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उनको कहता है कि हमारा सामान आप ज्यादा बेचो, और इसके लिए क्या करता है वो स्कीम चलाता है। जैसे पेप्सी कंपनी कहती है किसी जो प्रोविजन स्टोर चलाते हैं कि आप अगर इतना पेप्सी एक साथ बल्क में बेच दोगे लोगों को, मतलब हमसे एक साथ बल्क में खरीद लो तो लोगों को ज्यादा बेच दोगे, तो हम आपको एक रेफ्रिजरेटर दे देंगे फ्री में। तो इस टाइप की जो स्कीम्स रहती हैं वो ट्रेड प्रमोशन के तहत आती हैं। ट्रेड प्रमोशन होलसेलर्स के द्वारा या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके द्वारा अपने रिटेलर्स को, व्यापारियों को, मध्यस्थों को प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑन व्हाट डेट
गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डब्ल्यूटीओ। किस तिथि पर जो गेट था वो डब्ल्यूटीओ बन गया था। तो जो गेट था ये भी ट्रेड से रिलेटेड एक व्यवस्था थी, एक अरेंजमेंट थी, एक कोई संस्था नहीं थी, लेकिन ये अरेंजमेंट था। इसमें डिस्कशन होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इंटरनेशनल लेवल पे सभी देश आपस में ट्रेड को आसान बनाएं, टैरिफ को कम करें, इसके बारे में एग्री हो जाएं सब, तो इससे रिलेटेड वो जनरल टर्म्स बनाते थे, उन पर डिस्कस करते थे। धीरे धीरे इसकी जरूरत महसूस हुई कि अब एक व्यापक संस्था, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी कोई बनाई जाए, इसके लिए संस्था बनाई जाए जिसका दफ्तर हो, हेडक्वार्टर हो, जहाँ पे परमानेंट लोग हों जो काम को देखें। तो इसकी जगह नई संस्था बन गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन कब बना था और गेट कब समाप्त हुआ था, दोनों ही बातें एक साथ इस क्वेश्चन में सही होती हैं। तो इसको आप देखेंगे तो इसकी जो सही डेट है वो है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:2 में। जेड को एडमिट किया गया एक पार्टनर और जेड को मिलेगा 1/5 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अगर जेड एक्वायर करता है 320 एक्स से और 120 वाई से, तो इस केस में क्योंकि हमें बताया है कि जेड को तो 1/5 मिलना है, 1/5, तो पहले तो आप ये सीधा चेक करके देख सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन की हो सकता है, जरूरत भी ना पड़े कि 1/5 इनमें से कौन सा बन रहा है जेड के लिए। तो एक तरीका रहता है जानने का, उसका जानने का तरीका है कि 9 और 7 16 और 4 20, यानी कि 20/4 तो ये 1/5 हो जाता है, 8 8 16 4 20 ये भी हो जाता है। तो ये तो सारे हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ही ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सोल्व करने का तरीका है कि जो हमें पहले से इसने दे रखे हैं ओल्ड रेशियो एक्स के और वाई के, एक्स और वाई जेड को दे रहे हैं 320 और 120, तो हमें निकालना पड़ेगा एक्स का न्यू शेयर कितना होगा। तो एक्स का ओल्ड है 3/5 और 3/2 का मतलब 3/5, और ये जेड ले रहा है इससे 3/20, तो सीधे 320 घटा देंगे। अब देखिए सीधे 320 क्यों घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट दिया हुआ है, जब रिलेटिव दिया होता है तो ऑफ लगा होता है और उस केस में हमें गुना करना पड़ता है इसके शेयर से इसको, क्योंकि वो रिलेटिव यहाँ, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है क्योंकि कहीं कोई ऑफ नहीं लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा इतना ही ये दे रहा है। तो 3/20 इसमें से घटा देंगे 3/5 में से, 3/5 में से 3/20 घटाएंगे तो डेनोमिनेटर ये 5 वाला ये 20 करना होगा। इसको आप 20 करोगे तो सीधा सा तरीका होता है 4 3 जा 12, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, तो 12 - 3 हो जाएगा कहने को ये, यानी कि ये आ जाएगा आपका 9/20। ऐसे ही y का लेस कर लेंगे, जब y का लेस करेंगे तो ये आ जाएगा y का 2/5 माइनस बिल्कुल वही तरीका, और 1/20 ये दे रहा है। तो इस केस में भी यहाँ पे इनको आप इसके इक्विवेलेंट कर लेंगे, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सीधा 4 से 4 to 8, इस बार मैं अलग लिख देता हूँ इसको, वो डायरेक्ट लिख दिया था, हो सकता है प्रॉब्लम लगे किसी को। तो 4 5 20, 8/20 कर देंगे, माइनस कर देंगे 1/20, तो इसका रह जाएगा 7/20। तो ये हो गया इसका 9/20, इसका 7/20। अब जो जेड का 1/5 है इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे ताकि रेशियो निकल जाए आसानी से। तो 4 ऊपर हो जाएगा और 4 5 इंटू करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 4/20। तो ये 9/20, 7/20 और 4/20, इसलिए रेशियो बन जाएगा 9:7:4, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला, ISI is the quality certification mark used in case of। ISI ये एक क्वालिफिकेशन मार्क है, सर्टिफिकेशन मार्क के भाई अच्छी क्वालिटी है, इस बात का सर्टिफिकेट होता है, इस बात का प्रमाण होता है, ये प्रमाण करता है ये चिन्ह कि इस सामान की क्वालिटी अच्छी है। अब ये यूज किया जाता है किन केसेस में, यानी कि कौन से प्रोडक्ट के मामले में इसको यूज किया जाता है, यह आपको बताना है। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो गिवन ऑप्शन है इनमें से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब ISC है क्या, इंडिया में एक संस्था है BIS, पहले उसका नाम भी ISI था ही, लेकिन बाद में उसको चेंज करके BIS कर दिया। ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये एक ब्यूरो है, एक संस्था है जो भारतीय
मानक प्रदान करती है, यानी कि इंडिया में जो प्रोडक्ट होते हैं अच्छे जो स्टैंडर्ड के होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को, मानक को ये सर्टिफाई करती है कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या नहीं है। तो BIS कई तरह के मार्क देती है, उन्हीं में से एक काफी महत्वपूर्ण मार्क है ISI। तो ISI जो मार्क है ये स्टैंडर्ड्स के लिए होता है कि इस प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड वो काफी अच्छा है। ज्यादातर ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, स्विचेज के लिए, मोटर्स के लिए, वायरिंग केबल्स के लिए, किचन अप्लायंसेज के लिए, LPG वाल्व्स, LPG सिलेंडर आप देखेंगे अपने यहाँ पे तो उसमें मिल जाएगा, ऑटोमोटिव जो टायर्स होते हैं इन सब पे आपको ISI मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, इनमें से प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्लानिंग की एक प्रोसेस होती है, यानी कि नियोजन प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया के जो स्टेप्स होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है उसकी पहचान इसमें करनी है। इसके लिए आपको जानने होंगे कि प्लानिंग प्रोसेस जो है इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो प्लानिंग वैसे तो अलग अलग बुक्स में थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक शेड्यूल होता है, कुछ जो स्टेप्स होते हैं आवश्यक होते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले उद्देश्य तय किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि एक प्रीमिसेस बनाया जाता है। प्रीमिसेस का मतलब एजम्पशन की जाती हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। प्रीमिसेस डेवलपमेंट करने के बाद अब हम आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव्स को, आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास काम करने के लिए। अब जो अल्टरनेटिव्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए उनमें से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स को, जो बेटर अल्टरनेटिव है वो कौन सा है उसको चयन कर लेते हैं जिसको हमें लगेगा कि ये ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं प्लान को, यानी कि जो अब प्लान हमने बनाई है, अगर हमने सेलेक्ट कर दिया एक दफे किसी अल्टरनेटिव को कि ये वाला अल्टरनेटिव हमारे लिए अच्छा है, तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब हमने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया है। जब प्लान पे काम करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने प्लान को। जब प्लान शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या काम सही से चल रहा है, तो उसको कहते हैं फॉलो अप एक्शन, यानी कि हम उसको फॉलो भी करते हैं कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये फॉलो अप एक्शन हो गया। तो ये पूरे स्टेप्स हैं इसके, इनको आप नोट कर सकते हैं चाहें तो, या किसी भी बुक में मिल जाएंगे प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स। तो अब इनमें से कौन सा नहीं है बस वो छांट देना है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है, इंप्लीमेंट प्लान करना भी है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ये नहीं है, ये दरअसल स्टेप है ये भी, लेकिन ये कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होती है उसका स्टेप होता है, बाकी फॉलो अप, ये 3 स्टेप हैं। तो सही आंसर जो होगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स को पहले कंसीडर करें, यानी कि इन आइटम्स को पहले समझ लें, पढ़ लें। फिर उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ देम आर करंट लायबिलिटी, इनमें से करंट लायबिलिटी कौन सी है। तो करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो या तो बिजनेस के रनिंग के समय, ऑपरेशंस के दौरान पे करनी होती हैं, या 1 साल के अंदर अंदर हमको पे कर देनी चाहिए, ऐसी लायबिलिटीज करंट होती हैं। तो गिवन ऑप्शन में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि बैंक से हमने कम छोटी अवधि के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया है ज्यादा, तो वो हमारे ऊपर एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, वो वापस करनी पड़ेगी, ये करंट लायबिलिटी है। बाकी जो डिवेंचर है ये बाई नेचर हमेशा लॉन्ग टर्म माने जाते हैं, बाई नेचर लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। प्रीपेड रेंट हमारे लिए हमने पहले ही पे कर दिया, रेंट करना नहीं था लेकिन पहले ही दे दिया। जब हम किसी को पहले ही दे देते हैं तो हमारा हक होता है कि उससे बेनिफिट हम बाद में लेंगे, यानी कि ये हमारी एक करंट एसेट हो जाता है प्रीपेड रेंट। इंटरेस्ट एक्रूड जो होता है, इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट हमें कहीं से मिलना था, वो हमने एक्रू किया है अभी, मतलब कमाया है लेकिन मिला नहीं है, तो मिलेगा बाद में। तो इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया वो हमें बाद में मिलेगा, ये भी हमारी करंट एसेट होता है और ये करंट लायबिलिटी। इसके बाद देखेंगे ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ये किसने डेवलप की है। तो ERG की जो थ्योरी डेवलप की है, इसको डेवलप करने वाले हैं जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही ऑप्शन है एल्डरफर ने ये थ्योरी डेवलप की। और ये जो थ्योरी है ये मोटिवेशन की ही एक थ्योरी है, और मोटिवेशन की जो काफी फेमस थ्योरी है अब्राहम मास्लो की एक काफी फेमस थ्योरी है जिसको नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है, और इसमें उन्होंने 5 नीड्स बताई हैं। इसी में इन्होंने सुधार किया है, इसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन दिया है। एल्डरफर ने कहा है कि 5 की बजाय इन्होंने 3 नीड्स में क्लासीफाई किया है सारी नीड्स को। इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट किया अपनी फंक्शनिंग कब, रिजर्व बैंक RBI ने अपनी फंक्शनिंग कब शुरू की थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को RBI ने फंक्शंस शुरू कर दिए थे।
नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी रेशियोज आर टर्म्ड एज। अब जो एक्टिविटी रेशियोज हैं ये क्या कहलाते हैं, तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सही की पहचान करनी है। सबसे पहले जाने एक्टिविटी रेशियो क्या होते हैं और रेशियो क्या होते हैं। देखिए रेशियो जो होते हैं, रेशियो का मतलब होता है कि हम दो क्वांटिटेटिव फिगर्स हैं हमारे पास और उन फिगर्स में अगर हम कोई रिलेशन निकालें, अब वो रिलेशन कैसा भी हो सकता है कि एक फिगर दूसरे की आधी है यानी कि हाफ है, या हम कहें एक फिगर दूसरे की 2 गुना है यानी कि 2 टाइम्स है, या हम कहें कि एक फिगर दूसरे की इस तरीके से उनका कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि वो फिगर ऐसे हैं, पहली फिगर 3 है तो दूसरी फिगर 2 है, जिसको हम 3:2 बोलते हैं। ये सारे जो होते हैं ये रेशियोज ही होते हैं, रेशियोज के टाइप होते हैं। रेशियो दो आइटम्स में आपस में रिलेशन बताते हैं। अब एक्टिविटी रेशियो क्या होते हैं, किसी संस्था की एक्टिविटीज कैसी हैं इस बात को जो रेशियो बताते हो, मतलब जो एक्टिविटीज हैं संस्था की वो एफिशिएंट है कि नहीं है, संस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसे जो रेशियोज हैं वो एक्टिविटी रेशियो कहलाते हैं। तो जो एक्टिविटी रेशियोज हैं उनको हम एफिशिएंसी, क्योंकि अभी बात ही कर रहे थे कि संस्था की एक्टिविटी मतलब उसकी एफिशिएंसी जानना चाहते हैं हम, तो एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, साथ ही साथ टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्योंकि संस्था की मान लो एक्टिविटी अच्छी है, संस्था एफिशिएंट है, तो इसका मतलब उसका टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए। टर्नओवर मतलब सेल, तो टर्नओवर हालांकि वो देखा जाता है सेल के साथ डेटर्स का रिलेशन क्या है, क्रेडिटर्स का रिलेशन क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन टर्नओवर से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर जो रेशियो होते हैं, टर्नओवर बेस्ड होते हैं, जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसलिए इनको एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। अब सेबी को किस वर्ष एक वैधानिक संगठन माना गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। तो सेबी जो है ये क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वॉच डॉग है, यानी कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक संस्था है शेयर मार्केट की। इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसको ये नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है, उसके लिए रेगुलेशंस बनाती है और लोगों की सेफ्टी के लिए शेयर मार्केट पे ये नियंत्रण भी रखती है। तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो तो 88 में ही हो गई थी, 1988 में, लेकिन उस समय ये केवल एक संस्था थी, इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। बाद में एक्ट बनाया गया सेबी एक्ट नाम से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट, और 1992, और उसके तहत जब सेबी एक्ट बन गया तो अब सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो एक्ट के दायरे में आ गए और सरकार के जो डायरेक्ट कंट्रोल था इस पे, उससे ये बाहर आ गई। तो अब इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन माना जाने लगा। तो ये जो बना था ये 1992 में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे हायर डेट इक्विटी रेशियो। हायर डेट इक्विटी रेशियो, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि लंबी अवधि के उधार, लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का जो भी पैसा संस्था में है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हैं और चाहे वो मालिकों के रिजर्व हैं, बिना बांटे गए प्रॉफिट संस्था में रह जाते हैं तो वो रिजर्व होते हैं और उन पे भी मालिकों का हक होता है, तो ये इक्विटी है। तो मालिकों का कितना पैसा लगा है और लॉन्ग टर्म लोन कितना है संस्था में, संस्था की जो कैपिटल है टोटल, उसमें मालिकों का कितना योगदान है और उसमें मालिकों ने बाहर से लोन कितना ले रखा है, इस रेशियो को हमें बताता है डेट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन पूछा गया हायर डेट इक्विटी रेशियो। हायर डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है, इसको ऋण क्षमता अनुपात कहते हैं हिंदी में। हायर का मतलब उच्च ऋण क्षमता अनुपात, तो इसका मतलब होता है जब ऋण हाई हो किसी संस्था के पास, जैसे 10 लाख का लोन ले रखा है और जो मालिकों की कैपिटल लगी हुई है वो केवल 3 लाख लगी हुई है, तो ये हायर हो जाएगा। अब हायर के लिए कोई एक्यूरेट वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, कौन सी संस्था में किसको हायर माना जाएगा, लेकिन फिर भी एक जो एज एन एवरेज लोग मानते हैं वो 2:1, यानी कि जो इक्विटी आपकी है, जो मालिकों का पैसा लगा है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल लोन रहे, तो ये सेफ साइड रहती है संस्था के लिए। तो अब हायर क्या माना जाएगा, जब ऊंचा चला जाएगा, ये लोन ज्यादा हो जाएगा संस्था के पास इकट्ठा, तो ये हायर डेट इक्विटी रेशियो कहलाता है। अब इसमें पूछा है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या परिणाम होगा इनमें से, तो लो या फाइनेंशियल रिस्क, नहीं फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ेगी। फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है, फाइनेंशियल रिस्क होती है कि हम फाइनेंस में डिफॉल्ट ना कर जाएं, कि हमने लोन ले रखा है, हम इंटरेस्ट देना भारी पड़ जाए हमें, तो ये फाइनेंशियल रिस्क होती है। तो ये लो तो होगी नहीं, इस केस में हाई फाइनेंशियल रिस्क रहेगी हमारे लिए, क्योंकि डेट हमने ज्यादा ले रखा है, तो अगर हम ऋण चुकाने में हमको प्रॉब्लम होगी तो ये फाइनेंशियल रिस्क। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है जो ऑपरेशंस की वजह से रिस्क होती है, यानी कि हमारी ऑपरेशंस बिगड़ जाए, सामान जो हम बेचते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, एम्प्लॉय जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाए, टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आ जाए,
मतलब जो संस्था की ऑपरेशंस है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी, मैनेजमेंट वाले अगर ऑपरेशंस को नहीं संभाल पाए और उसकी वजह से कोई लॉस होने की संभावना होगी तो वो ऑपरेटिंग रिस्क, और संस्था अपने कर्जों को चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो ये फाइनेंशियल रिस्क होती है। तो ऑपरेटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है डेट इक्विटी रेशियो से। इसके बाद है लो फाइनेंशियल क्राइसिस। लो फाइनेंशियल क्राइसिस, अब फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है पैसे की कमी पड़ जाना। अब जब मान लो डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो ये पूछ रहा है रिजल्ट, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा जब संस्था के पास कर्ज ज्यादा है, तो मालिकों ने तो 3 लाख ही लगाए थे, कर्ज के 10 लाख ले लिए, यानी कि सफिशिएंट उनके पास फंड है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगा उनको। ये एक यहाँ पे पॉइंट बनता है। हायर ईपीएस, तो अर्निंग पर शेयर जो होता है वो भी हालांकि बढ़ेगा इसका जो डेट बढ़ने से, लेकिन ज्यादा सटीक इसमें ये रहेगा सी ऑप्शन। अर्निंग पर शेयर आपको बता दूं मैं, जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है, फाइनेंशियल लीवरेज का मकसद ही होता है कि हम डेट लें और अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाएं। कभी किसी प्रीवियस पेपर में मैंने कराया भी होगा इसके ऊपर पूरा इसका एनालिसिस, या आप भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक कॉन्सेप्ट होता है, उस नाम से सर्च मारेंगे तो पता चलेगा आपको कि ज्यादा डेट यूज करके संस्था अपना ईपीएस बढ़ा देती है। फिर भी ये ना होकर के यहाँ पे ज्यादा जो बेटर है ऑप्शन ये सी है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इसका, क्योंकि इसने पूछा रिजल्ट। अब रिजल्ट ये उसका इसके 2 पहलू हैं, इसलिए दोनों इसको हम एकदम सही नहीं मान सकते, लेकिन ये बात तय है कि संस्था के पास लोन की अमाउंट ज्यादा आ गई है, इसका मतलब उनका फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कुछ कम हुआ होगा, लोन ज्यादा ले लिया। नेक्स्ट है शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है इनमें से? देखो, शेयर फॉरफिचर का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शेयर बेच दिए और उन पे कुछ कॉल रह गई थी, तो बाद में जब वो कॉल मांगी, यानी कि वो पैसा मांगा बचा हुआ इंस्टॉलमेंट मांगी शेयर होल्डर से, तो मान लो किसी शेयर होल्डर ने दी नहीं, कंपनी ने नोटिस भेजा फिर भी नहीं दी, तो कंपनी को राइट है कि जब शेयर होल्डर टर्म्स को नहीं मान रहा है, कंडीशन को नहीं मान रहा है, तो कंपनी कहेगी ठीक है हम आपका शेयर ही कैंसिल कर देते हैं। तो शेयर कैंसिल करने को शेयर फॉरफिचर बोला जाता है। अब इसमें कंपनी क्या करती है, उस शेयर होल्डर ने जो पहले पैसा दे रखा था उसको जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, इसलिए इसको फॉरफिचर बोला जाता है। तो गिवना ऑप्शंस जो हैं इनमें से सही ऑप्शन इसमें होगा क्या? ऑप्शन ए सही होगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी की पेमेंट ना होना। अब कॉल मनी चाहे वो अलॉटमेंट पे ना दे तब भी कॉल मनी कहा जाता है, ना देना, चाहे फर्स्ट कॉल पे ना दे चाहे फाइनल कॉल पे ना दे, कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर सकती है अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं तो। नेक्स्ट है, यदि ओपनिंग कैपिटल किसी संस्था की 60,000 रुपये है, ड्रॉइंग 5,000 रुपये है, कैपिटल संस्था ने जो इंट्रोड्यूस की बिजनेस में वो 10,000 रुपये है, और क्लोजिंग कैपिटल साल के लास्ट में 90,000 हो गई। वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो पीरियड इस अवधि के दौरान संस्था ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा ये जानना है। तो इसके लिए एक तरीका होता है निकालने का कि सीधा चल के भी देख सकते हैं, उल्टा चल के भी देख सकते हैं, मैं दोनों तरह बता देता हूं। जैसे क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसका केवल, मान लो आपने ओपनिंग में लगाए 60,000, तो ये 60,000 आपने शुरू में लगाए साल के में। अब मान लो 60,000 साल के शुरू में लगाए, फिर वो कह रहे हैं कि आपने 5,000 विड्रॉ कर लिए, इनमें से निकाल ले गए, तो आपका पैसा संस्था में कम हो गया। आप मालिक हो, आपने 60,000 लगाए थे, 5,000 निकाल लिए, तो अब आपका जो रुपया रह गया संस्था के पास वो 55,000 ही रह गया, 55,000। फिर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, 10,000 और लगा दिए, यानी कि अब आपकी कैपिटल हो गई कितनी, 10,000 आप और ले आए घर से, तो 65। तो ये तो केवल मालिक का लाना ले जाना था पैसे का। अब हमने देखा कि जब बिजनेस हो गया तो हमें पता चला कि ये कैपिटल हमारे हिसाब से तो बन रही थी 65,000, लेकिन देखा कि कैपिटल तो 90,000 साल के लास्ट में। तो इसका जो कैपिटल निकालने का तरीका होता है वो निकालते हैं, वो अलग है, केवल हम इस पे रहेंगे, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाएंगे। कि आप तो सोच रहे हैं कि आपने तो 65,000 ही लगाया, 60 लगाया था, 5 निकाल लिया, 55 रह गया, 10 पर लगा दिया तो 65 लगा दिया आपने, लेकिन संस्था तो कैपिटल बता रही है, अकाउंटेंट कह रहा है कि 90,000 आपकी कैपिटल हो गई है। इसका मतलब आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया? 90 में से 65 लेस करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 25,000 ये डायरेक्ट। और एक इसका उल्टा तरीका होता है, उसको आप अपना सकते हैं, मैंने सीधा व्यवहारिक तरीका बता दिया है। फॉर्मूले के रूप में करेंगे तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ये जो एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल है ये माइनस कर देते हैं, और जो ड्राइंग होता है उसको प्लस कर देते हैं, बस सीधा करके ऐसे पहुंच जाते हैं, फिर डिफरेंस यहां से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है इसमें, डैश आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। इसमें कहा गया है कि जिसके बारे में बात हो रही है कि एक आइटम ऐसा है जो हमारे ऊपर एक ऋण होता है,
जिस ऋण को संस्था फ्यूचर में पे करेगी, तो उसको क्या कहते हैं? तो कॉमन सी बात है, उसको लायबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनपीओ है, अलाभकारी संस्था, लाभ ना कमाने वाली संस्था, डज नॉट प्रिपेयर, वो क्या प्रिपेयर नहीं करती है? तो देखो जो एनपीओ होते हैं वो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे टर्म है ये सारी, वो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं? एनपीओ फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं, एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये जो पहले वाला है ये सही आंसर हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं जो एनपीओ हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं अपने टोटल रिसीप्ट्स और टोटल पेमेंट्स को जानने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं अपना जो सरप्लस है, यानी कि प्रॉफिट नहीं बोलती हैं संस्थाएं, सरप्लस बोलती हैं, या लॉस है, लॉस को ये डेफिसिट बोलती हैं, उसे निकालने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, लाभ कमाने वाली संस्थाएं। तो ये सही ऑप्शन होगा सी। ये मैंने गलती से बोल दिया था, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अपडेट करने। और बैलेंस शीट तो सारी संस्था बनाती हैं, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज, पब्लिक एंटरप्राइज को डिफाइन किया जाता है किस तरीके से? तो पब्लिक एंटरप्राइज, देखिए पब्लिक का मतलब होता है यानी कि सब, आम जनता, और पब्लिक एंटरप्राइज ऐसे एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं, ऐसे व्यावसायिक संस्थाएं जो पब्लिक की हो, मतलब जिनकी मालिक पब्लिक हो। अब जिनकी मालिक पब्लिक होती है तो पब्लिक तो डायरेक्ट होती नहीं है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, हमारे लोकतांत्रिक देश जो होते हैं उनमें पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है वहां की गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिसकी मालिक है, उनको हम पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। तो इनमें से कौन सा बेटर डिफाइन करता है, बस उसको आपको इसकी पहचान करनी है, कौन सा बेटर तरीके से डिफाइन करता है। इनमें से सही डिफाइन करता है ऑप्शन डी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओनर और जिसका मैनेजमेंट पब्लिक अथॉरिटीज के पास हो। पब्लिक अथॉरिटी अगेन सार्वजनिक अथॉरिटी, सार्वजनिक मतलब सब जन की, मतलब सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक शेयर 10 रुपए का था कोई, और जिसपे 8 रुपए कॉल्ड किए, अभी तक कंपनी ने 8 रुपए मंगाए, और 6 रुपए पे किए, मतलब जो शेयर पे करने वाले थे, शेयर होल्डर थे, पैसा पे करने वाले, उन्होंने केवल 6 रुपए दिए, यानी कि 2 रुपए अभी नहीं दिए, फॉरफिटेड, वो फॉरफिट हो गए, क्योंकि 2 रुपए नहीं दिए तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। पूछा गया है स्टेट विच व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये पूछा शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो देखो शेयर कैपिटल उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितने अमाउंट से अब तक क्रेडिट हो चुका है, मतलब जितनी शेयर कैपिटल आज तक उसकी बन चुकी है, जब उसका हम शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं तो उतने से ही इसको डेबिट करेंगे, खत्म करेंगे। तो कितने से बन चुकी होगी? दरअसल जब शेयर का पैसा मंगाया जाता है, कॉल किया जाता है, तभी कैपिटल क्रिएट कर दी जाती है। जब एक कॉल मंगाई जाती है, अलॉटमेंट मंगाएंगे तो कैपिटल बन जाती है, फर्स्ट कॉल मंगाते हैं तो कैपिटल बन जाती है। तो आज तक 8 रुपए की कैपिटल बन चुकी है बुक्स में, वही 8 रुपए खत्म कर देंगे। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, 8 रुपया। नेक्स्ट देखेंगे, विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस, कौन सी संस्था बिजनेस यूनिट जनरेट करती है पर्याप्त मात्रा में कैश का सरप्लस, यानी कि सफिशिएंट कैश जनरेट करती है, ड्यू टू, कारण बता रहे हैं, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो तो कम हो, लेकिन हाई मार्केट शेयर, लेकिन मार्केट शेयर जो है कंपनी का या कहो हमारे प्रोडक्ट का वो ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट या हमारी कंपनी की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो उतनी नहीं है, लेकिन हमारा जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा है। तो इस सिचुएशन को कुछ नाम दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी वो सिचुएशन होगी? तो इस सिचुएशन को कहते हैं कैश काउ। दरअसल ये एक मैट्रिक्स है, और इसके ये जो चारों हैं, चारों ही रिलेटेड टर्म हैं, इनको मैं बता देता हूं किस तरीके से इनको देखा जाता है। हम देखते हैं कि एक तो ग्रोथ, एक इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं ग्रोथ और दूसरी तरफ ले लेते हैं मार्केट में शेयर, ग्रो कितना कर रहे हैं और दूसरी तरफ मार्केट में शेयर कितना है हमारा, इसको ले लेते हैं। तो ये जो वाला ऑप्शन है यहाँ इधर हाई रहेगा, ये हाई है, ये ग्रोथ डाउन हो जाएगा, नीचे से चला, और ये मार्केट शेयर यहाँ पे मान लो हम इसको
माइनस मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लो है। तो ये यहाँ पे जो है ये दोनों ही ज़्यादा है, ग्रोथ भी ज़्यादा है, मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। तो ये जो वाला ऑप्शन है इसको कहते हैं हम स्टार। ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी संस्था स्टार कहलाती है जिसकी दोनों चीज़ें ज़्यादा हो, ग्रोथ भी अच्छा हो और मार्केट में शेयर भी अच्छा हो। फिर ऐसी संस्था जहाँ पे या ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ग्रोथ कम हो लेकिन मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा हो, उसको कहा जाता है कैश काउ। तो यहाँ पे कहा था कि लो ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ लो है। तीसरा, इधर ये एक सिचुएशन बनती है कि जब ग्रोथ तो अच्छा है, ग्रोथ मार्केट में अच्छा है लेकिन मार्केट शेयर अभी हमारा कम है। तो जब ग्रोथ अच्छा है तो मार्केट में शेयर कम क्यों है, ये एक क्वेश्चन मार्क बात है, इसलिए इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन उठता है कि ग्रोथ अच्छा है फिर भी मार्केट शेयर कम क्यों है। और एक सिचुएशन होती है लास्ट कि जब संस्था की ऐसी हालत होती है कि ग्रोथ भी कम है और मार्केट में शेयर भी कम है। जब दोनों ही कम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम डी, यानी कि उसको डॉग से डिनोट करते हैं। ये बस इनको याद रख लें, कोई ना कोई एग्जाम्स में इसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा फंड फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल प्रभावित कब होती है, वर्किंग कैपिटल प्रभावित तब होगी जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो कि जो या तो करंट एसेट को और या तो करंट लायबिलिटी को बढ़ाए या घटाए, इनमें से, तब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा, फंड का फ्लो होगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल का आना जाना होगा, फ्लो होगा। तो दरअसल ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनके दो पहलू होते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक आइटम भी करंट है और दूसरा आइटम भी करंट है तो एक करंट से दूसरा करंट मैच कर जाएगा और इसलिए कोई वर्किंग कैपिटल ना आएगी ना जाएगी। तो जब दोनों आइटम करंट हो किसी ट्रांजैक्शन में तो कोई फंड का फ्लो नहीं होगा। ऐसे ही दोनों आइटम अगर नॉन करंट हो, जो भी आइटम है अगर दोनों ही नॉन करंट है, जैसे डिबेंचर के बदले में मशीन, तो भी कोई फंड फ्लो नहीं होगा। और ये दोनों आइटम अगर करंट हो गए, जैसे डेटर से कैश वसूल लिया, डेटर से कैश मिल गया, दोनों ही करंट है, तो भी कोई फंड फ्लो नहीं होगा। बाकी जो सिचुएशंस होती हैं उनमें कैश फ्लो हो जाता है, मतलब एक आइटम करंट हो और दूसरा आइटम नॉन करंट हो तो कैश फ्लो हो जाता है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पर्सनल कंप्यूटर की, तो पर्सनल कंप्यूटर की क्योंकि बात हो रही है इसलिए ये केस ऐसा है, पर्सनल मतलब घरेलू कंप्यूटर खरीदा है तो संस्था के फंड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं इसमें इन ऑप्शंस की वजह से, जो बाकी ऑप्शंस हैं, कि फंड उसने घर से दिए, ये उसका पर्सनल मैटर है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है ये, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। मशीनरी सेल करेंगे तो फंड बढ़ जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे प्रीमियम पे तो डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे तो फंड जाएगा, घट जाएगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, हालांकि ये नॉन कैश आइटम है लेकिन इससे प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाएगी, यानी कि एक नॉन करंट आइटम हो गया और प्लांट एंड ये मशीनरी तो कम हो जाएगी लेकिन दूसरे किसी भी नॉन करंट आइटम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्योंकि एक तरफ केवल ये इस पे असर पड़ रहा है डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने की वजह से P&L अकाउंट में हम इसको डेप्रिसिएशन को रेवेन्यू खर्चा मानते हैं। जब रेवेन्यू खर्चा मानते हैं तो हमारे प्रॉफिट बढ़े हुए दिखते हैं, अल्टीमेटली वो जो पैसा बढ़ा हुआ है वो संस्था में बच जाता है। अगर हम कम हुए देखते हैं, अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो प्रॉफिट बढ़े हुए दिखते और वो प्रॉफिट मालिकों को मिल जाते, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो प्रॉफिट कम हो गए। इवन प्रॉफिट कम दिखने से टैक्स भी कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो कुछ कैश बचेगा। कुल मिलाकर के हमारे पास कुछ जो नॉन करंट एसेट कम होने से हमारे पास कोई दूसरा नॉन करंट आइटम प्रभावित नहीं हुआ, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से फंड को कम नहीं करता है। जब फंड को कम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली फंड फ्लो का इसको मान लिया जाता है अफेक्ट करना। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1, मैच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन ऑप्शंस में से हमें इसका जो सही ऑप्शन था मैंने बताया नहीं, फिर से बता देता हूँ, ये सब तो हैं ही, तो इसलिए जो ए है वो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 112 में। अब 113 में इसमें कुछ आइटम्स दिए हैं, इनको बस हमें मैच करना है। लिस्ट तो मैं डायरेक्ट इनको बता देता हूँ। गुडविल ऑफ ए कंपनी, कंपनी की जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल अदृश्य संपत्ति होती है,
ओवरड्राफ्ट जो होता है ये करंट लायबिलिटी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं, कृत्रिम संपत्ति होती हैं। और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, शेयर के इश्यू करने पे प्रीमियम मिल जाए तो इससे हमारे रिजर्व बढ़ जाते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। अब इसका जो कोड है वो करेक्ट मैच कर लेना कौन सा आता है, ऐसे जो इसका करेक्ट कोड है वही आ जाएगा ए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक संस्था का जो नियंत्रण कार्य होता है कंट्रोलिंग फंक्शन वो कैसा होता है, इनमें से सही ऑप्शन बताना है। तो जो ऑप्शन इसमें से सही है ये फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है, दोनों ही चीज होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्यों होता है दोनों, क्योंकि जब हम कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल हम तभी करवाएंगे जब हमारे पास प्रीवियस अनुभव हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस हो। तो इसका मतलब हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के लिए पुरानी चीजों की तरफ देखते हैं तो इसको हम बैकवर्ड लुकिंग कह देते हैं। उसी के बेस पे हम आगे कंट्रोल बनाते हैं, स्टैंडर्ड तय करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। अब दूसरा होता है क्योंकि जब हम कंट्रोल करते हैं तो हमारा मकसद होता है फ्यूचर में हमारी संस्था का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो हम फॉरवर्ड भी देखते हैं। तो ये फॉरवर्ड फंक्शन भी है और बैकवर्ड भी है, इसलिए इसका जो करंट ऑप्शन इसी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटर है 80,000 के, बेड डेट है 2,000 के और प्रोविजन फॉर बेड डेट है 4,000 का। अब वो कह रहे हैं वो डिजायर कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो प्रोविजन मेंटेन हो जाए उनके यहाँ बेड डेट के लिए 1,000। तो पूछा है स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड या क्रेडिट टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में कितनी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट करनी है। इसको केवल जो डेटर है ये तो एसेट है, इसका तो पी एंड एल से कोई लेना देना है नहीं, तो आपको पी एंड एल के बारे में सोचना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी कि खर्चे या इनकम उसमें आते हैं, तो कौन सा अमाउंट पी एंड एल में डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा वो जानना है। तो देखिए जो बेड डेट है ये संस्था के लिए लॉस है। बेड डेट का मतलब ऐसे डेट जो डूब गए, अब वो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मर गया हमारा पैसा, तो ये हमें लॉस हो गया 2,000 रुपये का। तो ये तो बेड डेट्स का हो गया। इसके बाद कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट है 4,000। इसका मतलब है कि संस्था के पास पहले से ही एक प्रोविजन है ये, इसका मतलब संस्था ने पिछले साल कभी कुछ बचा के रखा हुआ था बेड डेट के नाम पे 4,000। तो 4,000 पहले से संस्था ने बचा के रखा था। मैं ये पी एंड एल की साइड नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखें, मैंने अलग से लिखा है। प्रोविजन मतलब आपने पहले ही इकट्ठा रख लिया था, आपको पता था कुछ डूब सकता है, कुछ लॉस हो सकता है, इसलिए आपने 4,000 रुपये पहले ही पिछले प्रॉफिट्स में से बचा के रख लिए थे। अभी पता चला 2,000 डूब गया पैसा। फिर उसके बाद कंपनी ने इच्छा जाहिर की कि भी 1,000 रुपये फ्यूचर के लिए प्रोविजन अब हम मेंटेन करेंगे, यानी कि अब तक जो करते थे वो बात खत्म, अब फ्यूचर के लिए हम 1,000 मेंटेन करके चलेंगे। तो 2,000 का तो ये लॉस हो ही गया बेड डेट, और 1,000 हम कह रहे हैं कि मेंटेन करेंगे फ्यूचर के लिए। तो अब हम देखेंगे कि टोटल हमें 3,000 रुपये चाहिए। तो हमने देखा कि 4,000 तो पहले से ही रखे थे हमारे पास, तो 4 में से क्या करेंगे 3 रख लेंगे, और बाकी जो 1,000 है ये फालतू बच गए हमारे पास, इनको प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे कितने रुपए, 1,000 रुपये, और इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डेज ऑफ ग्रेस आर एडेड इन टर्म्स ऑफ द बिल्स टू कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी की डेट कैलकुलेट करने के लिए कितने दिन ग्रेस के जोड़े जाते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, ये एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब सामान बेच रहा है आधार पे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हो जाते हैं। जब पेमेंट की डेट आती है तो उसका एक तरीका है, कस्टमरी है, ट्रेडिशनल है, कि उसमें 3 दिन हम छूट के दे देते हैं कि भाई 3 दिन, वो जैसे लास्ट जब आ जाए टाइम तो 3 दिन और जोड़ देंगे आपका, तो 3 दिन ग्रेस के जोड़े जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि जो वित्तीय प्रबंध होता है उसका गोल क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका जो मेन गोल होता है, बहुत सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन मेन गोल होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करेगा अपने ओनर्स के लिए, जो मेजर वर्क है इसका अपने ओनर्स के लिए, और ओनर्स के लिए काम करेगा क्या, कि जो ओनर्स है उनके लिए लाभ कमाएगा। तो आजकल जो प्रॉफिट कमाना होता है उसको सही उद्देश्य नहीं माना जाता, वो एक ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी बढ़े, संपदा बढ़े, तो शेयर होल्डर्स यानी कि जो ओनर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर गोल होता है, और इसलिए इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर। अब क्योंकि एक्चुअल जो ओनर होते हैं किसी संस्था के वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इसलिए उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ये मेजर गोल होता है।
नेक्स्ट है ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है संस्था में तो हो सकता है कि जो हमारी पुरानी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू आज तक बढ़ गई हो। तो जब तक हम पुराने पार्टनर थे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम ही ने वो एसेट खरीदी थी। अब कोई नया आ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई हमारी एसेट तो बढ़ी हुई है, तो हम तो बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से अब लगाएंगे, जो सेटलमेंट जो हिसाब किताब करेंगे। तो ठीक है, वो कहेगा भाई बढ़ी हुई कीमत लगा लो। जब बढ़ी हुई कीमत लगेंगे तो हम एसेट को बढ़ा हुआ रिकॉर्ड करेंगे। जब एसेट को बढ़ा हुआ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट का नेचुरल बैलेंस होता है डेबिट, जब हम बढ़ाएंगे तो उसको डेबिट ही करेंगे। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा ही था डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट तो एसेट को ही करेंगे। और हमें प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं इस केस में उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एसेट डेबिट होगी, और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर। अच्छा, लेजर में एंटर करने की प्रोसेस पूछी है, उसको क्या कहते हैं। तो जब हम लेजर में एंटर करते हैं, जो प्राइमरी बुक्स हैं उनसे लेजर में लाते हैं तो उसको टर्म को यूज किया जाता है पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। तो पोस्टिंग उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स इज ए पार्ट ऑफ। अब प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे एक्टिविटीज को ग्रुप करना, प्रोडक्ट यानी कि संस्था बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, अब उन प्रोडक्ट के हिसाब से हम एक्टिविटीज को ग्रुप कर दें कि एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसके लिए एक ग्रुप बना दें अलग से। जैसे बाइक बनती है कई तरह की, तो एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, अब बाइक के लिए अलग कर दिया। मान लो फिर हम कार भी बनाते हैं उसके लिए अलग बना दिया। जब हम ऐसे एक संस्था अपने आप को ऐसे डिवाइड करती है, एक संस्था डाइवर्सिफाइड हो सकती है, डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकती है। अब वो हर प्रोडक्ट लाइन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट पूरा सा बना देती है, एकदम उसको ऑटोनॉमी की भी वो अपने आप से एक अलग संस्था के रूप में कार्य कर ले। तो इस केस को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऐसे केस में ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि हमने प्रोडक्ट के आधार पर डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया अपनी संस्था का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यह बताना है। तो जो क्वेश्चन है ये बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सारे टर्म्स हैं, इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन बी, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है इसको एक क्रेडिटर ड्रॉ करता है, क्रेडिटर लिखता है, इसलिए क्रेडिटर इसको ड्रॉ करता है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। इनमें से कौन सी एरर ऐसी है जो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होगी। तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई तब होती है एरर जब वो एरर ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देती हैं। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो उसको मैच करने के लिए हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोल देते हैं सस्पेंस अकाउंट, और जब वो एरर मिल जाती है तो सस्पेंस अकाउंट से ही उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव नहीं डालती हैं उनके लिए सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ही करेक्ट ऑप्शन है। सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट हो गई 1000 से, अंडरकास्ट मतलब कम काउंट की। तो सेल्स रिटर्न में हम सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखते हैं उन लोगों का नाम, उन पार्टीज का नाम जिनसे सेल्स रिटर्न हो गई है। तो हमने क्या किया, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हमने जो टोटल यहाँ पे किया कास्टिंग इसमें गड़बड़ कर दी। इसमें गड़बड़ होने से हमारा सेल्स अकाउंट जो होना था क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था उसमें गड़बड़ हो गई, और इन पार्टीज के अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो ये तो सही हो जाएंगे। तो केवल एक जो क्रेडिट है वो कम रह जाएगा, तो ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए यही जवाब होगा। बाकी जो ट्रांजेक्शन है कि सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो ना तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही कोई प्रभाव छोड़ेगी, ना ही उसके दूसरे इम्पैक्ट में, यानी कि जिस पार्टी ने वापस किया उसमें भी नहीं रहेगा। जब दोनों ही नहीं रिकॉर्ड हुए तो ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं। दूसरा है सेल्स रिटर्न 1000 थी, रिकॉर्ड हो गई 100, अब 1000 थी वो 100 रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि गलती रिकॉर्डिंग की है। मतलब हमें दोनों तरफ 1000 रिकॉर्ड करने थे, लेकिन हमने दोनों तरफ 100 रिकॉर्ड कर दिए। अब दोनों तरफ भी 100 रिकॉर्ड कर दिए तो ट्रायल बैलेंस तो मिल ही जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो बराबर हो ही जाएंगे, तो इसलिए वहां भी सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा है सेल्स रिटर्न 1000 रुपये रिकॉर्ड हुए थ्रू द परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक के थ्रू 1000 रुपये सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हुआ। तो अब था सेल्स रिटर्न लेकिन लिख गया परचेज रिटर्न में, अब चाहे बेशक परचेज रिटर्न में लिख गया, परचेज रिटर्न में भी लिखा गया, तो एक तरफ तो परचेज रिटर्न जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ उस पार्टी जिसको परचेज रिटर्न किया है उस पार्टी को हम डेबिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट में तो अमाउंट समान ही चली गई, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि ये जो तीनों हैं ये टू साइडेड जो है टू साइडेड एरर है, जबकि पहले वाली वन साइडेड एरर है।
नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाई। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव कौन करता है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट स्टॉक लगा होता है शेयर होल्डर्स का, तो शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं, वही चुनाव करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 2 लिस्ट दिए, इनको मैच करना है। मैं सीधे इसको मैच करा देता हूँ। मोनोपोली जो है, मोनोपोली इसमें से किससे रिलेटेड है? तो जो मोनोपोली होती है वो होमोजेनस प्रोडक्ट, यानी कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो एक जैसा प्रोडक्ट बनाता है और ये प्राइस मेकर होता है, अपना प्राइस तय करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है तो सबके पास बिजली एक ही जैसी जाती है, करंट एक ही जैसा जाता है और उस करंट का प्राइस, बिजली का जो प्राइस है वो स्वयं ये कंपनी तय करती है खुद, यानी कि प्राइस मेकर होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है कि जब कंपटीशन तो होता है लेकिन कुछ कुछ मोनोपोली होती है, दोनों के सिम्टम रहते हैं। मोनोपोली भी है। अब मोनोपोली क्या होती है कि अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को कम ज़्यादा, क्वालिटी छोटा बड़ा जितना कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन भी इनको रहता है क्योंकि इनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट दूसरे लोग बनाते हैं तो कंपटीशन भी रहता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे नहाने का साबुन बनाने वाली कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, बहुत सारी कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली बहुत सारी है, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रहता है। कंपटीशन भी खूब रहता है, बहुत सारी फर्म रहती हैं, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में उनको छूट होती है, वो जैसा चाहे अपना बनाएंगे। तो ये, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टिफ होता है तो बाद में इनको प्राइस टेकर, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रहता है, इनके जो प्रोडक्ट रहते हैं हेटेरोजेनस रहते हैं। मैंने अभी बताया कि थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो हेटेरोजेनस इनके प्रोडक्ट रहते हैं, एक से दूसरा प्रोडक्ट अलग रहता है। आप सॉफ्ट ड्रिंक देंगे बहुत सारी है लेकिन सब अलग अलग रहती हैं। उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा होता है, इसमें फुल कंपटीशन होता है। फुल कंपटीशन इसलिए रहता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट में जरा सा भी कोई मतलब जो है भेद नहीं होता है और बहुत सारे सेलर रहते हैं और बहुत सारे बायर रहते हैं, तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन रहता है। इनको मार्केट रेट पे ही बेचना पड़ता है, प्राइस टेकर। एक्चुअल मार्केट में देखिए मोनोपोली भी बहुत कम मिलेंगे, फिर भी मोनोपोली तो मिल भी जाएंगे क्योंकि सरकार की रूल की वजह से भी बन जाता है। कई दफे सरकार ने रूल बना दिया कि और कोई बिजली कंपनी बिजली बेचेगी नहीं, तो मोनोपोली बन गई। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन हमको शायद ही कहीं पे मार्केट में देखने को मिलता है। ज्यादातर हमें जो मिलता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मिलता है सबसे ज्यादा। उसके बाद ओलिगोपोली दिखाई देती है। ओलिगोपोली होती है जहां पे केवल कुछ फर्म होती हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी, गिनी चुनी कंपनी, 8-10 कंपनी होंगी किसी देश में कार बनाने वाली, तो ओलिगोपोली होती है ऐसी सिचुएशन। ऐसे ही पेट्रोल बेचने वाली जो कंपनी, इवन पेट्रोल बेचने वाले जो देश हैं वो भी ओलिगोपोली कहे जाते हैं। कुछ गिने चुने देश हैं जो बनाते हैं और जिनके यहाँ पेट्रोलियम होता है और बेचते हैं वो। तो ओलिगोपोली जो है ये प्राइस रिजिडिटी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, अब ये अकॉर्डिंगली आप इसमें से मैच कर लेंगे कौन सा सूटेबल है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखेंगे इंडिया में कॉमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाई। इंडिया में कॉमर्शियल बैंक को ऑपरेशन करने का लाइसेंस कौन देता है, काम करने का लाइसेंस? तो इंडिया में बैंकिंग को जो लाइसेंस देने का काम करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेटर है इंडिया में, जो बैंकिंग सिस्टम है उसका यही नियंत्रक है, यही लाइसेंस देता है। नेक्स्ट देखेंगे विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। इनमें से बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है वो बताना है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पहला जो है प्रोसेस है, पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक तरह से पार्ट होता है। तो इसमें से जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। जो गिवन ऑप्शंस को देखते हुए जो पहला ऑप्शन है वो सही है इसका, टू नो द नंबर ऑफ वर्कर। वर्कर की संख्या जानना इसका कोई मकसद नहीं होता है, इसका मेजर मकसद होता है रिकॉर्ड रखना। अब क्योंकि मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिकॉर्ड रखता है, और रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकें। रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? ताकि हम फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें। रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? क्या? ताकि हमें ये पता चल जाए कैश कितना है। तो ये तीनों तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन ये पहले वाला नहीं है। नेक्स्ट है, ये मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज नोन एज। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी मांगी जाती है, डिमांड है, वो प्रभावित हो जाए, और प्रभावित हो जाए किसी दूसरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे। यानी कि जो रेट है वो तो पेट्रोल के बढ़ जाएं और लोग कार की डिमांड कम कर दें, या मान लो कार की कीमत घट जाए बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा लोग कार खरीद लेंगे, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप। तो जब ऐसा क्रॉस रिलेशन बनता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो 1/27 का ये ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है कि जब आदमी को जॉब पे यानी कि काम करते हुए ट्रेन किया जाता है, उसको काम पे रख लिया जाता है और एक एक्सपर्ट के नीचे उसको रखा जाता है काम करने के लिए। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से जो कोचिंग है ये ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड का तरीका है। कोचिंग में एक जो पुराना अनुभवी ऑफिशियल होता है वो कोच होता है और उस कोच के अंडर लोग काम करते हैं डायरेक्ट उसके सुपरविजन में। बाकी जो है क्लासरूम के लेक्चर, केस स्टडी, फिल्म दिखा करके लोगों को समझाना, केस स्टडी बता करके समझाना, ये अलग से जो वर्क प्लेस होता है उससे अलग होता है, इसलिए इसको ऑफ द जॉब कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 1 लाख। किसी मशीन का जो कॉस्ट है वो 1 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा वो संस्था ने कभी मशीन में से घटाया नहीं, उसको अलग से इकट्ठा करते रहे और इकट्ठा होते होते वो 45 हो गया, लेकिन उस मशीन का डेप्रिसिएशन तो हुआ 45। तो कॉस्ट मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जब खरीदी तो 1 लाख में थी, अब 1 लाख पे लग गया 45,000 रुपीज का इस पे डेप्रिसिएशन, तो इसकी वैल्यू बची कितनी? इसकी वैल्यू कितनी बची? ये 5 बच गया और ये 5 बच गया 55,000। अब वो कह रहा है बेच दी 40,000 में, 40,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अब 55,000 का सामान हमारे पास जो बचा था बुक वैल्यू में उसको हमने बेच दिया 40 में, तो लॉस हो गया। और लॉस कितना हो गया? 15,000 रुपए का। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे इन द डिस्ट्रिक्ट फॉरम में सेक्शन 10 to 15 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार प्रेसिडेंट कौन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम का? ये कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बदल चुका है, इसकी जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो अस्तित्व में आ चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी इसके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बन सकता हो, इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो सही क्वेश्चन है जवाब है ए पर्सन हु हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बिकम डिस्ट्रिक्ट जज, जिसमें इतनी योग्यता हो डिस्ट्रिक्ट जज बनने की। हालांकि नई एक्ट में ये सब अब चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी की कैरेक्टर नहीं है, विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, उनकी विशेषता जो नहीं है उसको आपको पहचानना है। तो सैलरी और वेजेस, अच्छा ये गलत है, वेजेस दरअसल ये वेजेस होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वेजेस, इसको वेजेस सैलरी या वेजेस, लेकिन फिर भी ये है नहीं, मतलब ये कोई उसकी बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसकी ये फीचर नहीं है। इसकी फीचर है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हो या बेचती हो, प्रेजेंस ऑफ रिस्क रहता है हमेशा बिजनेस एक्टिविटीज में, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये है सेल और एक्सचेंज पढ़े इसको, और सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की सेल या उनका एक्सचेंज। तो ये सब बिजनेस की फीचर्स हैं जो पहली तीनों दे रखी हैं, बाकी चौथी नहीं है, इसलिए जो फोर्थ है डी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड्स। अब जब बायर से हमारे को गुड्स वापस आ जाएं, बायर ने हमसे सामान खरीदा उसने वापस कर दिया, तो सेलर क्या भेजेगा? डेबिट नोट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या क्रेडिट नोट। तो देखिए जब सामान वापस भेजा जाएगा तो जो सेलर होता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जो बायर होता है, ये सेलर को हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जो बायर होता है खरीदार वो डेटर होता है। जो खरीदार है वो सेलर का डेटर है और जो बेचने वाला है ये बायर का क्रेडिटर है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो सामान रिटर्न हो गया, जब सामान वापस हो गया तो जितने रुपए का सामान वापस हो गया उतने से ये क्रेडिटर नहीं रहेगा और ये डेटर नहीं रहेगा। तो ये जो क्रेडिटर है जब इसके पास सामान वापस आ गया तो ये बी के पास एक नोटिस भेजेगा कि अब तुम मेरे इतने रुपए से कम डेटर हो जाओगे। जब कम डेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटर तो वो है ही, उसको कम करना है तो उतने रुपए से हम क्रेडिट कर देंगे जितने से हमें कम करना है। यानी कि जो क्रेडिटर भेजेगा डेटर के पास वो क्रेडिट नोट भेजता है, और जब डेटर भेजता है क्रेडिट, ये डेटर भी भेजता है इसी तरह का नोट एक ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए। तो जब डेटर भेजता है तो उसको डेबिट नोट बोलते हैं। डेटर जब हमने क्रेडिटर को कुछ अमाउंट से कम करना चाहता है तो डेबिट करता है, इसलिए डेबिट नोट भेजता है। क्रेडिटर अपने डेटर को कुछ अमाउंट से कम करना चाहता है, यानी कि उस डेटर को
वो क्या कर देगा, डेबिट की बजाय क्रेडिट कर देगा कुछ अमाउंट से, तो डेटर कम का डेटर रह जाएगा, तो क्रेडिट नोट। और या सीधे याद रखें, क्रेडिटर क्रेडिट नोट भेजेगा और जो डेटर है वो डेबिट नोट भेजेगा, अगर भेजेगा तो इस तरह का। तो इसलिए इसमें जो सही जवाब था 132 में, उस पर निशान नहीं लगाया अभी, वो हो जाएगा क्रेडिट नोट, सेलर यानी क्रेडिटर। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयरिंग BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय, इफ यू स्टार्ट विद एन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक, अगर आप पासबुक का ओवरड्राफ्ट लेके चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने बैंक से लोन लिया हुआ है एक्स्ट्रा, जितना आपका अकाउंट में था उससे ज्यादा निकाल रखा है, तो आपकी लायबिलिटी है। कहा गया चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्लियर, चेक डिपोजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो देखो मैं यहाँ पे ले देता हूँ ये पासबुक है और इधर मैं लिख देता हूँ ये कैश बुक है। अब होता क्या है कि हमने देखा कि जितना भी इसका पासबुक का बैलेंस था या कैश बुक का जितना भी बैलेंस था बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं जब हमने रिकॉन्साइल किया ओवरड्राफ्ट को और तो पता चला इनका ओवरड्राफ्ट है, तो जब पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो उस केस में जो कैश बुक है उसमें भी ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने ही बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखा है। पासबुक और कैश बुक का एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कैश बुक भी वो बैलेंस बता रही है जो हमारा बैंक में पैसा है, बैंक हमें बता रहा है जितना हमारा बैंक में पैसा है, बात तो दोनों एक ही है। ये कह रहे हैं कि इसका क्या किया जाएगा कि अगर कोई चेक डिपोजिट हुआ लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, अब मैं इसका स्टेटस बताता हूँ क्या होगा। जब आप ये चेक डिपोजिट करोगे तो कैश बुक में आप जमा करोगे पैसा, कैश बुक में कहोगे हमने बैंक में जमा कर दिया, तो आपका जो ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में वो होगा क्या इससे, जब आपने जमा कर दिया तो आपका जो ओवरड्राफ्ट है वो हो जाएगा कम, लेस। भाई कर्जे में वो आप बैंक के, आपने बैंक में जब पैसा जमा कर दिया जाके, तो आप कहोगे कि बैंक में अब मेरा जो कर्ज है वो कुछ कम हो गया, तो लेस करोगे कैश बुक में से। इस बात को ध्यान रखना, ये पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, नेगेटिव ओवरड्राफ्ट है। अगर आपने ये जमा कर दिया होता यही चेक बैंक में, मतलब जमा तो कर ही दिया, लेकिन अगर ये बैंक में भी क्लियर हो जाता तो बैंक में भी आपका ओवरड्राफ्ट कम हो जाता और ये दोनों बराबर हो जाते। लेकिन हुआ क्या कि बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो बैंक में ये माइनस अभी तक नहीं हुआ। अब आपको कह रहा है कि वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब आप तैयार करते हैं और स्टार्टिंग पासबुक के ओवरड्राफ्ट से कर रहे हैं, यानी कि पासबुक से आप चल रहे हो, तो पासबुक से जब चल रहे हो तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज कैश बुक में माइनस हो चुकी है कैश बुक के ओवरड्राफ्ट में, उसको पासबुक के भी ओवरड्राफ्ट में हम माइनस करेंगे। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिडक्टेड 133 का बी। इसको पॉजिटिव से कैलकुलेशन नहीं करें, ये ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखें ओवरड्राफ्ट में जब हम पैसे जमा करते हैं तो ओवरड्राफ्ट कम होता है, कैश बुक में तो कम हो गया था, अब पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, पासबुक में भी कम कर दिया हमने, अब तो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कंटिंजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप, लीडरशिप की जो कंटिंजेंसी अप्रोच है उसके देने वाले कौन है ये पूछा है। तो कंटिंजेंसी अप्रोच को देने वाले हैं फीडलर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सीधा देख सकते हैं किसने बनाई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का टेलर ने नहीं दिया है। तो टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी दिए हैं और कुछ टेक्निक्स भी इसने दी हैं। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, फंक्शनल फोरमैनशिप ये टेलर की दी गई एक टेक्निक है। टेक्निक और प्रिंसिपल्स में अंतर होता है, टेक्निक जो होते हैं ये व्यवहारिक सॉल्यूशन होते हैं और प्रिंसिपल जो होते हैं वो गाइड करते हैं, टेक्निक हमें तकनीक बताती है। तो ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये टेलर की एक टेक्निक है, बाकी टेलर के प्रिंसिपल्स हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। अब कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि एनसीईआरटी में केवल 4 प्रिंसिपल दिए हैं इसके टेलर के। आप जरा रिलेट करें, आप नेट पे जरा सर्च मारें तो आपको पता चल जाएगा, कहीं पे इनके 5 मिलेंगे, कहीं पे 6 मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि उन्होंने जो अपना पेपर दिया था उसमें कोई फिक्स ऐसा नहीं लिखा था कि ये वाले मेरे प्रिंसिपल हैं। तो इसी कारण से इनके प्रिंसिपल जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो भी थ्योरी उन्होंने दी है, थ्योरी उनको इनके प्रिंसिपल मान लिया जाता है, इसलिए हमें कम ज्यादा ये अलग अलग देखने पे मिल जाएंगे। जैसे आप कंपेयर करो तो जो फेयोल के प्रिंसिपल है वो 14 है और वो लिखा हुआ है, आप कभी भी पढ़ो बुक में तो लिखेगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, लेकिन कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर, इसलिए टेलर के 4 भी मिल जाएंगे, 5 भी मिल जाएंगे, 6 भी मिल जाएंगे। और जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये इसकी टेक्निक है ना कि प्रिंसिपल, इसलिए ये सही जवाब है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जिसको रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में नहीं दिखाया जाएगा। अब ये बात हो रही है कंपनी की बैलेंस शीट की, क्योंकि उसी में हेडिंग जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, तय होती हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में केवल वो चीज दिखाई जाएगी जो या तो रिजर्व है या सरप्लस है। सरप्लस का मतलब बचा हुआ प्रॉफिट और रिजर्व का मतलब प्रॉफिट बचा हुआ, उसको हमने जान करके रिजर्व कर दिया था। तो दोनों एक ही चीज है, मालिकों का पैसा है जो मालिकों का जिस पे हक है। जो गिवन ऑप्शन से इनमें से बताना है कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये एक प्रोविजन है, ये रिजर्व में नहीं आएगा क्योंकि एक प्रोविजन है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ये सरप्लस है तो यही आएगा। जनरल रिजर्व तो रिजर्व है, यही आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये एक प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को या तो हम दिखाएंगे लायबिलिटीज में या बेटर तरीका इसका होता है कि जो डेटर है उसमें से हम इसको घटा के दिखाएं। देखिए जो प्रोविजन होते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं। प्रोविजन या तो हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं या लॉस होते हैं। अगर प्रोविजन किसी एसेट का लॉस है, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन पे डेप्रिसिएशन लग सकता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर बैड हो सकते हैं, तो उस एसेट में से घटा के दिखाया जाना चाहिए। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट है तो एसेट में से माइनस करके दिखाया जाना चाहिए। अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से ना होकर के रिलेटेड किसी खर्चे से है डायरेक्ट, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो ये लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया। इसका जो सही जवाब वो आएगा ऑप्शन बी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक, जब कोई फर्म कैश बुक मेंटेन करती है, इट नीड नॉट मेंटेन, तो क्या मेंटेन नहीं करेगी। अब देखिए कैश बुक की खूबी होती है कि कैश बुक बनाया इस तरीके से जाता है जैसे लेजर का अकाउंट रहता है। तो जो कैश बुक है ये जानकारी भी हमको कैश की वही दे देता है जो एक कैश अकाउंट देता है। और कैश बुक जब बनाते हैं तो जनरली कैश बुक में हम दो कॉलम रखते हैं, एक कैश कॉलम रखते हैं और एक बैंक कॉलम रखते हैं, क्योंकि आजकल सारी संस्थाएं बैंक में ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा करती हैं। तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैश बुक का कैश कॉलम और बैंक कॉलम है ये हमें कैश का बैलेंस बता देगा और बैंक कॉलम बैंक का बैलेंस बता देगा। हम कोई अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि उस अकाउंट का बैलेंस पता लग जाए। हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो किस लिए, ताकि कैश का बैलेंस पता लग जाए। तो कैश का बैलेंस भी और उसका डेबिट क्रेडिट में जो आइटम है वो सब हमको कैश बुक से मिल जाएंगे। इसलिए जब कैश बुक बनाई जाती है और कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम होते हैं तो ना तो कैश अकाउंट की जरूरत रहती है ना बैंक अकाउंट की, और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक एंड कैश अकाउंट एंड लेजर इनकी जरूरत अब नहीं है। बाकी है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के बीच में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो क्लियरली अंतर नहीं करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम एक उद्यमी को, एक साहसी को। उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो साहस करता है बिजनेस चलाने का, यानी कि जो व्यक्ति व्यवसाय बनाता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मैनेजमेंट होता है जो संस्था को मैनेज करता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं यानी कि ओनर होते हैं संस्था के, वो स्वयं मैनेजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है ये एक अलग टर्म हो गई, वो एम्प्लॉय रख लेते हैं अपने यहाँ पे बहुत सारे, जैसे संस्था का साइज बढ़ जाता है तो मैनेजमेंट अलग रख लेते हैं। तो इस करके अगर हम देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर ओनर है और जो मैनेजमेंट है वो एक तरह से जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे मैनेजमेंट में आ जाते हैं, वो ओनर की तरफ से एम्प्लॉय है। तो ये जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये मैनेजर वाला काम करेगा, और एंटरप्रेन्योर जो है वो नए आइडिया खोजेगा, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, मतलब नए आइडिया खोजेगा और बिजनेस बनाएगा। जबकि मैनेजर जो है वो एक्टिविटीज को मैनेज करेगा, जो एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटीज को सौंपेगा कि आप परचेज को मैनेज करो, परचेज मैनेजर, सेल्स को मैनेज करो, सेल्स मैनेजर। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से ठीक से इसको क्लैरिफाई नहीं करता है, वो सेंटेंस की पहचान करनी है हमें। तो जो डी है ये सही से पहचान नहीं करता, बाकी तो सही है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस को फाउंड करते हैं, स्थापित करते हैं, मैनेजर उसको ऑपरेट करते हैं। एंटरप्रेन्योर ओनर होते हैं अपने बिजनेस के, मैनेजर एम्प्लॉय होते हैं। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करते हैं और मैनेजर को सैलरी मिलती है। लेकिन ये जो वाला है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, मतलब ये कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी एक्टिविटी है कि एक बार कर दी अब दोबारा कभी जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। एक बार बिजनेस खोल दिया बस आपकी ड्यूटी खत्म।
और मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस है। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, ये तो सही बात है, हमेशा मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कभी खत्म नहीं होती है। देखिए जैसे मुकेश अंबानी है, उन्होंने कोई बिजनेस सेटअप किया तो ऐसा नहीं कि वो बिजनेस को अब बंद कर देंगे। ऐसे ही जो गूगल के ओनर हैं या बिल गेट्स हैं, सबसे रईस आदमी हैं, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस एक बार खोल दिया तो अब उसके बाद वो मैनेजर्स के भरोसे छोड़ देंगे। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी हमेशा चलती रहती है। एक संस्था खोली, दूसरी संस्था के बारे में सोचते हैं, उसी संस्था का जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये जो है ठीक नहीं है, इसलिए ये जो है यही सही ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट है टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टर्म क्या रेफर करती है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो मीनिंग है पहले मैं वो बता देता हूं, आसानी से आंसर आप पहचान लोगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए थे, आप इन 1 लाख रुपए को मान लीजिए, अगर 1 लाख रुपए थे, अगर आप बैंक में रख देते तो कुछ ब्याज मिलता। हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो बैंक आपको 1 साल में 5% देता, तो 5,000 रुपये मिल जाते आपको, ठीक है। अब आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी ने कहा कि भाई आप लोन दे दो मुझे 1 लाख रुपए का, मैं आपको 10,000 ब्याज दे दूंगा। तो अब आप क्या चेक करोगे कि ये 1 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में रखता हूं तो मेरे को 5,000 मिलेंगे, और अगर मैं लोन पे दे रहा हूं इस आदमी को तो 10,000 मिल जाएंगे। अभी वो वाला पहलू मैं नहीं कर रहा डिस्कस, क्योंकि एक ही चीज को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हम मतलब किसी चीज पे पॉइंट पे एनालिसिस करने के लिए एक चीज को पकड़ते हैं, यानी कि अभी हम केवल इस पे फोकस कर रहे हैं इनकम पे, कि हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो 5,000 मिल रहे हैं, और किसी को लोन दे रहे हैं तो हमें 10,000 मिल रहे हैं। तो मैं लेकिन काम एक ही पर कर पाएंगे। मान लो 1 ही लाख रुपए ये भी मांग रहा है और मेरे पास 1 ही लाख रुपए हैं, तो अब 1 लाख रुपए या तो मैं बैंक में जमा कर दूं या तो मैं यहाँ दे दूं। मैं क्या करूंगा, अगर मान लो दोनों ऑप्शन बाकी सब चीजों में समान है मेरे लिए, तो मैं 10,000 वाला ऑप्शन चुनूंगा। तो ये जो वाला ऑप्शन मैंने चुना, तो जो एक और अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने क्या कर दी, छोड़ दी, त्याग दी, सैक्रिफाइस कर दी। जब ये सैक्रिफाइस कर दी तो 5,000 रुपये मुझे यहाँ से मिल सकते थे। अब मान लो मैं ये चेक करूं कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ लोन देने पे, तो क्या 10,000 प्रॉफिट हुआ? नहीं। कोई भी आदमी ऐसे एनालिसिस नहीं करता, वो कहता है कि 10,000 रुपये मुझे यहाँ से मिले तो मुझे प्रॉफिट हुआ इससे 5,000, क्योंकि 5,000 तो बैंक में भी मिल जाता। अब क्यों हुआ? क्योंकि वो कह रहा है कि 5,000 तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी खो दी वो तो चली गई मेरे हाथ से, तो जो अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी वो मेरी कॉस्ट हो गई। इसलिए ऐसी कॉस्ट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इनमें से जो सही जवाब है उसका देखेंगे, ऑप्शन सी है, कॉस्ट फॉरगॉन। ऐसी कॉस्ट जो हमें छोड़नी पड़ी हो, त्यागनी पड़ी हो, इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट, किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे केवल कॉस्ट पे नहीं जाए, ये इनकम भी हो सकती है, प्राइस भी हो सकता है। ऐसे देखें इसको कि जैसे मान लो मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन में 1 एकड़ जमीन में मैं या तो वीट प्रोड्यूस करूं या राइस प्रोड्यूस करूं। मैंने कहा ठीक है मैं राइस प्रोड्यूस करूंगा, तो इसका मतलब मैं वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वीट प्रोड्यूस जो नहीं कर रहा वो मेरी कॉस्ट हो गई। वीट की कॉस्ट पे मैंने राइस उगाया, वीट छोड़ दिया। नेक्स्ट है, एक्स कंपनी लिमिटेड ने परचेज की एसेट 28,80,000 की एसेट खरीदी। इन्होंने इश्यू किया डिवेंचर 100 रुपए का एक था और 4% डिस्काउंट दे दी डिवेंचर पे। 4% डिस्काउंट यानी कि 100 पे 4 डिस्काउंट दे दी, तो 96 रुपए का एक डिवेंचर मैंने बेचा। इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, यानी कि जो 28,80,000 थे इनकी पूरी पेमेंट करने के लिए मैंने 96 रुपए का एक डिवेंचर इसको बेच दिया। तो 96 से इसको डिवाइड कर दो, वो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालें, कितने डिवेंचर बेचने पड़ेंगे, तो इतने रुपए की पेमेंट करने के लिए मैं डिवेंचर दे रहा हूँ और एक डिवेंचर में इतने रुपए में दे रहा हूँ, तो इससे डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, 30,000। नेक्स्ट देखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारा एक खर्च है, एक्सपेंस है, हमने वो पहले ही पे कर दिया, पे नहीं करना था, पहले ही पे कर दिया। जब हम किसी को पहले ही पे कर देते हैं तो एक तरह से उस पर हमारा उधार हो गया। जब हमारा उधार उस पे है तो हम उसको वापस ले सकते हैं, हालांकि इसमें केस में वापस नहीं ले सकते, लेकिन उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी चीज जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो हमारी एसेट होती हैं। ऐसी चीज जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो हमारी एसेट होती हैं। जैसे हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर हमारी एसेट है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम फर्नीचर बैठेंगे, यूज करेंगे उसको। ऐसे ही
इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारी एसेट है, क्योंकि इंश्योरेंस हमने करा लिया, अगले 1 साल तक हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान हो गया तो पैसा मिल जाएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि जो हमने पहले ही पे कर दिया है। अब नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस होगा, मैं केवल प्रीपेड की बात कर रहा हूँ, यानी कि उसका जो बेनिफिट है अभी वो नहीं मिल रहा है, हमने एडवांस दे दिया है, आने वाले साल का इसी साल में दे दिया। तो जब हम एडवांस किसी को दे देते हैं तो हमारी एसेट होता है। जैसे हम किसी से एडवांस ले लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी बन जाता है, वैसे ही हम किसी को एडवांस दे देते हैं तो वो एसेट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही होगा, ए, एसेट। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चेंज हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया आर्थिक तरक्की हो रही है, इकोनॉमी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। जब आर्थिक तरक्की होती है तो क्या चेंज होता है, तो इसमें ऑप्शन से स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, माइंडसेट ऑफ पीपल, नेशनल इनकम। जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर चेंज हो हमारी इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। माइंडसेट ऑफ पीपल कोई जरूरी नहीं है चेंज हो, लेकिन नेशनल इनकम जरूर चेंज होगी। नेशनल इनकम चेंज होगी तभी हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। नेशनल इनकम यानी कि आमदनी, आमदनी बढ़ने पे ही हम अपनी इकोनॉमी को ये मानते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब उन चीजों से होता है जो हमें प्रभावित करती हैं। बिजनेस के बारे में बात होती है, जो कॉमर्स है तो बिजनेस के बारे में बात होगी, जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं। बिजनेस को प्रभावित करने वाली आंतरिक भी होती हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर की बातें वो इंटरनल होती हैं, और बिजनेस से बाहर की बातें, हमारी संस्था से बाहर की जो बातें हैं वो एक्सटर्नल होंगी। तो इसमें से पूछा कौन सा एक्सटर्नल है। एम्प्लॉय अंदर के आदमी है, इंटरनल है। कंपनी की पॉलिसी भी अंदर का है। डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन में जो चेंजेज हैं, तो पॉपुलेशन हमारे बिजनेस से बाहर है, यानी कि एक्सटर्नल है। तो यही इसका सही जवाब होगा सी। बाकी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर ये भी इंटरनल है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस तो अभी इससे रिलेटेड, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस ही था, ये सही है, जिट वही क्वेश्चन है एकदम। हम एक्सपेंस पहले से अगर पे कर देंगे, प्रीपेड एडवांस में किसी को दे देंगे, तो ये हमारी एसेट है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा। अगर हम करंट का एक्सपेंस देंगे इसी साल का, अगर हम इसी साल का इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे तो वो एसेट नहीं होगा। जो इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका बेनिफिट हमें इसी साल मिलेगा, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन हम आने वाले साल का इंश्योरेंस इसी साल दे देते हैं तो हमने एडवांस पे कर दिया, वो हमारी एसेट है इस साल। नेक्स्ट है, एक कंप्लेंट की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलोंग विद कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड। अब ये पुराना क्वेश्चन है, इसका कोई बहुत वो इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। जो पुराना सिस्टम था, अगर उसके बारे में हम बताएं तो पुराना एक्ट जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो मामले जाते थे जिनकी कीमत, जिनका क्लेम की जो कीमत थी वो 20 लाख होती थी, यानी कि ऑप्शन सी तक के जो मामले जाते थे। लेकिन अब अभी जो नया चेंज हुआ है, नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जब से बन गया है, तो ये वैल्यूज भी कुछ चेंज हुई हैं, और ये वैल्यूज जब चेंज हो गई हैं तो उनमें आ गया कि 1 करोड़ तक के जो मामले हैं, अप टू 1 करोड़, ये डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। 10 करोड़ तक के जो है वो स्टेट में जा सकते हैं, और 10 करोड़ से ऊपर जो है वो नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, या इसके लिए एक बार सर्च मान लें, हो सकता है मिस हो जाए बोलने में कुछ, तो एक दफा सर्च मान लें, फैक्चुअल चीज है। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3। AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के आधार पे इंडिया में क्या तैयार किया जाता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमको जो होता है, अगर उस ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस घटा दें तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम आगे जो एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग हैं उनको भी घटा दें, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको जोड़ दें, तो हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है। अब हमें मान लो फॉर्मूला में बताया है नेट प्रॉफिट में, ये नेट प्रॉफिट से चलना है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में अब हम उल्टा करेंगे, ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे इनको ऐड कर देंगे,
और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी इसको लेस कर देंगे, तो फिर से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। बस ऐसे चेक कर लो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर दी। नेक्स्ट है, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा सिद्धांत फॉलो किया जाता है इनमें से? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया जाता है वन मैन वन वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है पूरी तरह डेमोक्रेटिक होती है, मानी जाती है डेमोक्रेटिक संस्था, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उनमें किसी पर्सन के चाहे कम शेयर है चाहे ज्यादा शेयर है, हर पर्सन का एक वोट होता है, पर पर्सन पर वोट। जबकि कंपनी के केस में होता है वन शेयर वन वोट, एक शेयर है तो एक वोट रहेगा, ज्यादा शेयर वाले के पास ज्यादा वोट रहेंगे। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बाधा क्या नहीं है इनमें से? कम्युनिकेशन हम जो बातचीत करते हैं उसमें बाधा कौन सी नहीं है? टेक्नोलॉजी बैरियर होते हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, हम टेक्निक से जैसे ऑनलाइन हम ये कर रहे हैं तो कुछ इसकी अपनी बाधाएं हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप नहीं पूछ सकते हो तुरंत एट द ऑन द स्पॉट, तो ये बाधा है टेक्नोलॉजिकल। और दूसरी बाधाएं होती हैं, मान दो जो इंटरनेट खराब हो जाए। कल्चरल बैरियर भी होते हैं, कल्चर की वजह से भी कुछ बैरियर होते हैं। एक कल्चर है, दूसरी कल्चर की जब बात आती है तो वो वैसे नहीं समझते क्योंकि वो कल्चरल उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होती है। लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषा संबंधी बाधाएं भी आती हैं। एक व्यक्ति इंग्लिश वाला है, कहीं पे चला जाता है हिंदी माध्यम में और वो हिंदी वाले मान लो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, तो भाषा की बाधाएं आएंगी। इसके अलावा भी होती हैं भाषा की बाधाएं कि जैसे हिंदी के कोई बहुत ही एक्सपर्ट विद्वान है और वो हिंदी के काफ़ी जो वर्ड होते हैं जिनको हम जार्गन कह सकते हैं या ज़्यादा अच्छा वर्ड कह सकते हैं पांडित्य टाइप के वर्ड, ऐसे वर्ड जो बहुत ही रेयर यूज होते हों, तो जो हिंदी के विद्वान है वो तो रेयर वर्ड्स को भी यूज करेंगे, कॉमन आदमी नहीं समझेगा उनको, तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर है। कलर डिस्क्रिमिनेशन, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो जो डी है ये ऑप्शन इसमें नहीं है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और ये लास्ट है इसका, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय एक पार्टनर जब रिटायर होता है, इफ गुडविल अपीयर, अगर गुडविल अपीयर हो रही हो बैलेंस शीट में, इट शुड बी रिटर्न ऑफ, तो इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। फॉर दिस कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर, इसके लिए कैपिटल अकाउंट्स को क्या किया जाएगा? तो देखिए गुडविल दिख रही है हमारी बुक्स में, गुडविल क्या है? एसेट है, एसेट को आप राइट ऑफ कर रहे हो। राइट ऑफ करने का मतलब आप उस एसेट को जीरो मान रहे हो, खत्म कर रहे हो। जब एसेट खत्म हो रही है तो लॉस हो रहा है संस्था का लॉस होगा, तो संस्था के मालिक कौन है? पार्टनर। जब लॉस होगा तो पार्टनर बियर करेंगे, मतलब पार्टनर की जो कैपिटल है उससे घटाएंगे हम इसको, तो पार्टनर की कैपिटल से इसको डेबिट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है पार्टनर की कैपिटल को। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, सही ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेबिटेड बाय द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये पहले से लिखी हुई है इसलिए रेशियो भी इसका डेबिट करने का ओल्ड ही रहेगा। तो ये था इसका एनालिसिस, और नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस भी आपको मिलेगा जल्दी ही। आपको केवल इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आगे के वीडियोज इसके देखने हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।